नमस्ते और स्वागत है एक और विचार मंथन सत्र में। आज हम थोड़ा अलग कर रहे हैं। समय में एक सदी से भी ज्यादा पीछे जा रहे हैं। 1909 में प्रकाशित एक किताब के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगी। जी, हमारे हाथ में है स्टैंटन डेविस किर्खम की एक पुरानी किताब जिसका शीर्षक है द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ हेल्प, एन एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी टू डेली लाइफ। हालांकि पूरी किताब तो नहीं है हमारे पास, पर गूगल बुक से हमें इसके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है। और शीर्षक ही काफी कुछ कहता है ना, सेल्फ हेल्प का दर्शन, और साथ में व्यावहारिक मनोविज्ञान का रोजमर्रा की जिंदगी में अनुप्रयोग। ये सुनने में तो बिल्कुल आज के जमाने जैसा लगता है, पर ये 1909 की बात है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये है कि इन बिखरे हुए टुकड़ों से, जैसे कि कुछ अध्याय के नाम हैं, कुछ अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, इनसे हम ये समझने की कोशिश करें कि भाई 115 साल पहले सेल्फ हेल्प और जिसे किर्खम व्यावहारिक मनोविज्ञान कह रहे थे, उसका मतलब क्या था। क्या ये आज के विचारों से एकदम अलग था या शायद यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी? हाँ, ये दिलचस्प पहेली है। चलिए इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहली नज़र में ये किताब 1909 की है। जीपी पटनम सन्स जैसे प्रकाशक ने छापी है और इसे गूगल ने मानसिक सुझाव या मेंटल सजेशन की श्रेणी में रखा है। ये अपने आप में एक सुराग है कि शायद विचारों की शक्ति पर जोर होगा इसमें। हाँ, और ये भी गौर करने लायक है कि इसके बाद के संस्करण भी आए हैं, यहाँ तक कि 2015 और 2022 में भी। ये इशारा करता है कि शायद इस किताब में कुछ ऐसी बातें थीं जो समय के साथ भी प्रासंगिक बनी रही। हालांकि गूगल प्ले पर ई बुक नहीं है, पर कहते हैं कि प्रिंट प्रतियां आज भी मिल सकती हैं एबे बुक्स या अमेज़न पर। स्रोत हमें किताब की संरचना की एक हल्की सी झलक देता है। एक प्रस्तावना है, फिर भाग 1 प्रथम सिद्धांत, इसके बाद तत्व मीमांसा और ईश्वर जैसे अध्याय के नाम दिखते हैं, पर बाकी 29 खंड वो छिपे हुए हैं। अब ये तत्व मीमांसा शब्द ये थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। तत्व मीमांसा का मतलब है वास्तविकता, अस्तित्व, मतलब ब्रह्मांड के जो बुनियादी सवाल हैं उनकी पड़ताल। इसे एक व्यावहारिक मनोविज्ञान की किताब में देखना ये बताता है कि किर्खम के लिए आत्मसुधार सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं था। वो इसे जीवन के बड़े सवालों से जोड़ रहे थे। हम कौन हैं, ये दुनिया कैसे काम करती है, इस तरह के सवाल। और प्रथम सिद्धांत पर जोर भी यही दिखाता है कि वो शायद किसी बुनियादी सच्चाई या नियम की बात कर रहे होंगे। तो मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो टाइप की किताब नहीं होगी, इसमें दर्शन का गहरा पुट लगता है। हाँ, बिल्कुल। शायद यही इसकी खासियत रही हो। अब गूगल बुक्स ने कुछ ऐसे शब्द या वाक्यांशों की सूची भी दी है जो इस किताब में बार बार आते हैं। ये शब्द किर्खम की सोच की, आप कह सकते हैं, असली कुंजी हो सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 1909 के किसी व्यक्ति के दिमाग में झांक रहे हों। हाँ, ये सोची तो कमाल की है। इसमें कुछ शब्द तो सीधे सीधे मनोविज्ञान या शरीर से जुड़े लगते हैं, जैसे मस्तिष्क, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, संवेदनाएं, सेंसेशंस, और भावनाएं, इमोशंस। बिल्कुल। ये दिखाता है कि किर्खम शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर इसी सूची में हमें आत्मा, सोल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ईश्वर, गॉड, प्रार्थना, प्रेयर, प्रेम और सत्य, लव एंड ट्रूथ जैसे शब्द भी मिलते हैं। ये मिश्रण ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये तो मन, शरीर और आत्मा तीनों का संगम लगता है। क्या 1909 में मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता को ऐसे मिलाना ये आम बात थी? कि उस दौर में ये उतना असामान्य नहीं था जितना आज लग सकता है। मनोविज्ञान अभी एक नया विज्ञान बन ही रहा था और दर्शन से उसकी जड़ें बहुत गहरी जुड़ी थी। विलियम जेम्स जैसे बड़े मनोवैज्ञानिक भी दर्शन और मनोविज्ञान दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे थे। तो किर्खम का ये नजरिया शायद उस समय के बौद्धिक माहौल का ही एक प्रतिबिंब था, जहां इन विषयों के बीच दीवारें उतनी सख्त नहीं थीं, है ना? समझ गई। और तकनीक की बात करें तो क्या इसमें कुछ ठोस करने लायक बातें भी थीं, मतलब प्रैक्टिकल चीजें? जरूर। सूची में ऑटो सजेशन, विचार नियंत्रण, ध्यान और मानसिक उपचार जैसे शब्द साफ इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि किताब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अभ्यास पर भी केंद्रित थी। ऑटो सजेशन का मतलब मूल रूप से खुद को बार बार सकारात्मक सुझाव देना है, कुछ वैसा ही जैसा आज लोग एफर्मेशंस के साथ करते हैं। अच्छा, तो ये एफर्मेशंस का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है। मैं तो इसे नया समझती थी। और विचार नियंत्रण, क्या ये आज की माइंडफुलनेस जैसा कुछ था? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ठीक वैसा ही था, लेकिन ये निश्चित रूप से विचारों को,
मतलब एक दिशा देने या उन पर काबू पाने की कोशिश की बात जरूर करता है। और सबसे दिलचस्प है झूठी मान्यताएं बनाम सच्ची अवधारणाएं और सच्चे आदर्श का जिक्र। ये तो सुनने में बिल्कुल आज की कॉग्निटिव थेरेपी जैसा लग रहा है, जिसे सीबीटी कहते हैं, जहां माना जाता है कि हमारी भावनाएं और व्यवहार हमारे विचारों से पैदा होते हैं और गलत या नकारात्मक विचारों को बदलकर हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। क्या 1909 में कोई इस तरह सोच रहा था? ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई बहुत आगे की सोच लगती है उस समय के हिसाब से। ये दिखाता है कि किर्क सिर्फ विचारों की शक्ति की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि विचारों की गुणवत्ता, उनकी सच्चाई पर भी जोर दे रहे थे। उनका मानना होगा कि सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सही सोचने से, सच्ची अवधारणाओं को अपनाने से जीवन बेहतर होता है। ये आधुनिक मनोविज्ञान के एक बड़े सिद्धांत की, आप कह सकती हैं, बहुत शुरुआती झलक है। इस सूची में डर, फियर और नेगेटिव जैसे शब्द भी हैं, लेकिन साथ ही सद्भाव, हार्मनी, विश्वास, फेथ और ऊर्जा, एनर्जी या जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स जैसे पॉजिटिव शब्द भी हैं। बिल्कुल, और ये संतुलन महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि किताब शायद नकारात्मकता जैसे डर, झूठी मान्यताएं, इनको पहचान कर उसे सकारात्मकता जैसे विश्वास, सद्भाव, प्रेम, सत्य, इनसे बदलने के तरीके बताती होगी। जीवन शक्ति या ऊर्जा जैसे शब्द किसी आंतरिक वाइटैलिटी या कह लीजिए प्राण शक्ति की अवधारणा की ओर इशारा करते हैं, जो सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शायद शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ी हो। और एक शब्द जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया वो है सम्मोहन, हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म। 1909 की सेल्फ हेल्प किताब में सम्मोहन का जिक्र, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये थोड़ा अप्रत्याशित जरूर है, पर देखिए उस दौर में सम्मोहन को लेकर काफी रुचि और बहस थी। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक मानते थे, कुछ इसे रहस्यमयी समझते थे। इसका किताब में होना ये दिखाता है कि किर्क शायद अवचेतन मन की शक्ति और सुझाव के प्रभाव को भी महत्वपूर्ण मानते थे। तो अगर हम इन सारे सुरागों को जोड़ें, दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता, शरीर, मन, विचार नियंत्रण, ऑटो सजेशन, सच्ची झूठी मान्यताएं, सम्मोहन, तो किर्क की सेल्फ हेल्प का दर्शन आखिर था क्या? ऐसा लगता है कि किर्क का नजरिया बेहद समग्र था, मतलब होलिस्टिक था। वो शायद ये कह रहे थे कि आत्म सुधार या सेल्फ हेल्प सिर्फ इच्छा शक्ति या बस पॉजिटिव सोचने का मामला नहीं है। इसके लिए आपको पहली बात तो बुनियादी सिद्धांतों, फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझना होगा। शायद जीवन और ब्रह्मांड के नियमों को, मेटाफिजिक्स, गॉड। दूसरी बात, अपने मन और विचारों, माइंड, थॉट पर काम करना होगा, उन्हें नियंत्रित करना, थॉट कंट्रोल, सही दिशा देना, अटेंशन, नकारात्मकता हटाना, फॉल्स बिलीव्स, फियर, और सकारात्मक सुझाव देना, ऑटो सजेशन, ट्रू कॉन्सेप्ट्स। तीसरा, अपनी आंतरिक ऊर्जा, लाइफ फोर्स, एनर्जी को जगाना होगा। चौथा, शरीर, बॉडी, नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मन और शरीर जुड़े हैं, माइंड एंड बॉडी, और ये सब नैतिकता, एथिक्स, मॉरल और उच्च आदर्शों, लव एंड ट्रूथ के दायरे में करना होगा। वाह, ये तो आज के किसी वेलनेस गुरु के फलसफे जैसा लग रहा है। बस भाषा और शायद कुछ तरीके अलग होंगे। और सेल्फ हेल्प शब्द का इस्तेमाल भी कितना आधुनिक लगता है ना? बिल्कुल। ये शब्द दिखाता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और खुद को बेहतर बनाने का विचार कितना पुराना है। और एक और दिलचस्प शब्द है सूची में, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। शायद किर्क ने इस पर भी चर्चा की हो कि भाई खुद पर ध्यान देना कब जरूरी आत्म देखभाल है और कब वो हानिकारक स्वार्थ बन जाता है। तो ये सब जानने से आज क्या फर्क पड़ता है? मतलब हम 1909 की एक भूली बिसरी किताब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इसके कई मतलब हैं। पहला, यह हमें थोड़ा विनम्र बनाता है। जिन्हें हम आज नए या क्रांतिकारी विचार समझते हैं, जैसे विचारों का जीवन पर असर, माइंड बॉडी कनेक्शन, पॉजिटिव साइकोलॉजी के कुछ तत्व, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। किर्क जैसे लोग इन पर एक सदी पहले ही सोच रहे थे, लिख रहे थे। हाँ, ये सोचना कि ऑटो सजेशन आज के एफर्मेशन का परदादा हो सकता है या झूठी मान्यताओं पर काम करना सीबीटी का पूर्वज, ये इतिहास को एक अलग नजरिए से दिखाता है। सही कहा। दूसरा, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई कुछ खो दिया है। किर्क ने मनोविज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता को एक साथ पिरोया था, जैसे उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा। आज ये क्षेत्र अक्सर अलग थलग हो गए हैं, है ना? क्या उनके इस एकीकृत दृष्टिकोण में कोई ऐसी बात थी जो आज ज्यादा उपयोगी हो सकती है, खासकर तब जब लोग अक्सर जीवन में
अर्थ और उद्देश्य की तलाश में होते हैं। ये एक अहम सवाल है। क्या आज का मनोविज्ञान, जो ज्यादातर वैज्ञानिक और डेटा आधारित होने पर जोर देता है, कभी-कभी जीवन के वो गहरे क्यों वाले सवालों को नजरअंदाज कर देता है, जिन पर किरखम की किताब शायद ध्यान देती थी? हो सकता है तत्वमीमांसा और ईश्वर जैसे अध्याय शायद इसी जरूरत को पूरा करते हों। व्यक्ति को एक बड़े संदर्भ में, एक बड़े कैनवस में स्थापित करना। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ मस्तिष्क और व्यवहार का जोड़ नहीं है, उसकी कुछ गहरी जरूरतें भी हैं, आध्यात्मिक या दार्शनिक कह लीजिए। तो कुल मिलाकर स्टैंटन डेविस किरखम की 1909 की द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ हेल्प के इन टुकड़ों से हमें एक ऐसी सोच की झलक मिलती है जो आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक भी है और साथ ही अपने समय की उपज भी थी। ये मनोविज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता और व्यवहारिक तकनीकों का एक अनूठा मिश्रण पेश करती लगती है। हाँ, और जो प्रमुख शब्द हमें मिले, उन्होंने दिखाया कि कैसे उस समय मन, मस्तिष्क, शरीर, विचार, भावनाएं, नैतिकता और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बुनियादी सवालों को भी रोजमर्रा की जिंदगी और आत्मसुधार से जोड़ा जाता था। ये सेल्फ हेल्प आंदोलन और मन की शक्ति के विचार के शुरुआती विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है। भले ही हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है, पर ये टुकड़े हमें 20वीं सदी की शुरुआत में झांकने का एक मौका जरूर देते हैं, जब लोग शायद आज की ही तरह जीवन की चुनौतियों का सामना करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर के संसाधनों को टटोल रहे थे। मन, शरीर, आत्मा, दर्शन और व्यावहारिक तकनीकों को एक साथ लाने की कोशिश की। आज हमारे पास न्यूरोसाइंस है, हजारों तरह की थेरेपीज हैं, अनगिनत वेलनेस ट्रेंड्स हैं, लेकिन क्या हम मौलिक रूप से उन्हीं सवालों से नहीं जूझ रहे हैं जिनसे शायद किरखम के पाठक जूझ रहे थे? जीवन का अर्थ क्या है? हम अपने डर पर कैसे काबू पाएं? हम सच्ची खुशी और सद्भाव कैसे पाएं? क्या किरखम का वो एकीकृत, वो समग्र दृष्टिकोण आज ज्यादा प्रासंगिक हो सकता है, या विज्ञान और विशेषज्ञता के इस युग में वो बस एक भोलापन लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, सोचने के लिए एक गहरा मुद्दा है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस पुरानी किताब की धूल झाड़ने से कुछ नए विचार जरूर चमके होंगे।